नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के एक और मुंतखब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज अदालत से सज़ा हुई। उसके बाद वो गिरफ्तार भी हो गए और उसके साथ साथ वो 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए और 3 साल के लिए वो गिरफ्तार हो गए। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी रिवायत को बरकरार रखते हुए, तो ये हमने पहले भी देखा। हमने देखा कि हुसैन शहीद सरवर्दी के साथ ये हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालतों से सज़ा हुई, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हुई, फिर नवाज शरीफ साहब को हुई, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हुई, और अब जिनको हुई उनका मैं नाम नहीं ले सकती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी ये सज़ा हुई। पाकिस्तान की सियासत की जब हम रिवायत की हम बात ही कर रहे हैं, तो एक और भी क्रेडिट है जो कि उनके सर भी आया, एक और ताज भी सजा, वो ये कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म, सियासी मुंतखब वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो इस रिवायत को भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बरकरार रखा, तो ये 2 क्रेडिट उनको हम दिए देते हैं। आगे चलते हैं, जो हुआ उस पर ज़रा बात करेंगे। तोशा खाना केस पे उनको सज़ा हुई, लेकिन उसके बाद आज एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट थी वो ये थी कि मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक इजलास आज हुआ और उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई, यानी नोटिफाई कर दिया गया नई मरदमशुमारी को। अब इसके तहत चूंकि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुका है कि इलेक्शन अगर आपको नई मरदमशुमारी के तहत कराने होंगे तो फिर हमें 6 से 7 माह का अरसा दरकार होगा। इसका मतलब यह है कि अगले 60 दिन तो क्या, अगले 90 दिन में भी इलेक्शंस होने नहीं जा रहे। और अगले 90 दिन ही नहीं, जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, वो कह रहे हैं कि कम अज कम 2.5 से 3 माह मजीद, 90 दिन के बाद मजीद 2.5 माह जो है वो इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम सोच लें कि कम अज कम फरवरी मार्च से पहले इलेक्शंस नहीं होने। अब मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी ड्यू हैं। सूरत हाल क्या होगी, आईनी बुरान जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर देखा जाए, जब आज गिरफ्तारी हुई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, जिनको अब चेयरमैनशिप से भी हटाने की तैयारियां हो रही हैं, मकाफात अमल भी इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा वही हुआ जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। तो मरियम औरंगजेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा जल्दी से क्या कह रही थी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तारीख दोहरा रही है कि वजीर आजम को गिरफ्तार, भाई चोर को गिरफ्तार किया है। एक चोर आज कानून के कटहरे में जो 15 माह से भाग रहा था, अगर हमने इसको सियासी तौर पर गिरफ्तार करना होता पहले दिन गिरफ्तार कर देते, अगर सियासी इंतकाम था तो। नवाज शरीफ ने खुद अपने आप को एहतसाब के आगे पेश किया और आज सुर्खरू हुआ है। तो इसलिए ये आपस में किसी किस्म की कोई कॉमनैलिटी नहीं है। और इलेक्शन के करीब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन क्या, पूरे पाकिस्तान के जो चोर होते हैं उनका भी तो वोट होता है ना, उन्होंने भी तो इलेक्शन में वोट देना होता है। तो क्या पूरे चोरों को इलेक्शन से 3 महीने पहले गिरफ्तारी उनकी बंद हो जाती है? तो इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? अभी आप पे बाकी केसेस आने हैं। अभी 190 मिलियन पाउंड की सजा बाकी है, अभी फॉरेन फंडिंग के केस की सजा बाकी है, अभी साइफर उसके झूठ की सजा बाकी है। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि जी अगर हमें गिरफ्तार करना होता तो हम बहुत पहले कर लेते। तो ये गिरफ्तारी, ये सजाएं, ये नाअहली, ये तो अदालतों से होती है, जो हमें अभी तक समझ आ रहा है। मतलब आइन और कानून अपना रास्ता लेता है तो फिर गिरफ्तारी होती है, अदालतें सजा देती हैं तो फिर गिरफ्तारी होती है। हुकूमत कैसे गिरफ्तार कर लेती, इसको समझने की जरूरत अभी बाकी बचेगी हमारे लिए। तो वो जरा अपने जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे कहूंगी कि इसको समझा के मुझे भी समझा दें। जब मैं बात कर रही हूँ मकाफात अमल की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से किसी ने सवाल किया इनकी गिरफ्तारी को लेकर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो उनका छोटा सा जवाब था, बड़ा मुख्तसर सा। क्या था, सुन लें। तो खान साहब को आज सजा हुई है, तो ये क्या रद्द-ए-अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, थोड़ा सा कुछ तो मतलब मुकफ़ात अमल। वो कहते हैं कि मकफ़ात अमल। अब मुझे मकफ़ात अमल, बहरहाल चलें इस पर ज़रा बहस करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कोई वो 3 सवाल जो आज के प्रोग्राम में हमें उठाने हैं वो शेयर कर लूँ आपसे भी और आपके नाम आए नाजरीन से भी। सवाल नंबर 1, तोशा खाना केस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल और गिरफ्तार, पार्टी की सदारत से हटाने की तैयारियां भी शुरू, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए या अभी कुछ बाकी है? सवाल नंबर 2, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने की मंजूरी, इंतखाबात का अल्तवा नागुज़ीर, क्या एक और आईनी बहरान जन्म लेने जा रहा है? और आखिरी सवाल,
कौन बनेगा निगरां वजीर आजम, सियासतदान या माहिर माशियात? तकरीबन पिछले 1 माह से मुशावरती अमल जारी, आखिरी फैसले करने में रुकावट है क्या? आमिर ज़िया साहब, अगर आपसे मैं बात का आगाज़ कर लूँ, अगर मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं वो को जो है उनकी इजाज़त से, ये जो हम बात कर रहे हैं कि मकाफात अमल, एक बात हमारी ये हो रही है कि जी ये मकाफात अमल है, और दूसरा जो एक हर जगह हुआ कि जी पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो है वो लेगेसी को बरकरार रखा गया, फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए सर। अच्छा, मेरे ख्याल में कुदरत को तो जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए इन मामलात का। ये जो आपका दूसरा है ना कि पाकिस्तानी सियासत की, अब आप उसको सुनहरी रिवायत कहें, तारीख रिवायत कहें, उसको बरकरार रखा गया है कि हमारे जितने वज़ीर आज़म हैं वो किसी न किसी कहते हैं ना कि इल्ज़ाम के तहत उनके ऊपर इस किस्म की मुश्किल या मुसीबत नाजिल होती रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा वो है कि जो एक आप बात करें कि जी पलड़े बराबर हो गए, मुझे नहीं पता किससे पलड़े बराबर करने थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ज़ाहिर है वो कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब से, तो यहाँ तो हमें लग रहा है जो नाकदीन है कि उस पूरी पिच को खोद दिया गया है और जो मैदान है वो इस्तवार कर दिया गया है किसी के हक में। तो ये जो होता है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे करना नहीं होता। पलड़े बराबर उस वक्त होते हैं कि जब आप देखते हैं कि इंसाफ हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक तासुर जा रहा है वो ये लग रहा है कि जी क्योंकि मतलब जब आप ये बयानिया बनाते कि ये पलड़े बराबर हो गए या मकाफत अमल हो गया, तो उसका मतलब है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वैसे ही इनके साथ होना चाहिए और ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। तो जब आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं या नून लीग के लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं तो अपना केस खुद कमज़ोर कर रहे होते हैं। वरना आपका तो सीधा होना चाहिए कि भाई अगर ठीक है उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ने कोई किसी बदनवानी का कहते हैं ना इर्तिकाब किया तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो उनको मिली है। लेकिन मेरे यहाँ पे एक सवाल है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा बदनवानी का केस था तोशा खाना। हम मान लेते हैं कि वाकई बहुत बड़ा केस था और इसमें सज़ा भी हुई तो बिल्कुल जायज़ हो गई, इसको भी हमने तस्लीम कर लिया। मगर नादिया साहब एक सवाल और भी है कि इस मुल्क में अरबों खरबों रुपए की जो है ना बेईमानी हो चुकी है, बदनवानी के केसेस हैं। हमने देखा कि वो तमाम केसेस जो है एकदम जो है मतलब लोगों ने धो धा के ख़त्म कर दिए। हमने देखा कि इसी तोशा खाने से मर्सिडीज़ भी गई, BMW भी गई, आज वो किसी को याद नहीं आ रही। तो अर्ज़ ये करना है कि आपने यकीनन घड़ी पे साथी बहुत अच्छा है कि हम सब ताली, पूरी कौम ताली बजा रही है, लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़े बड़े हमने देखे कि करप्शन के केसेस हैं जिसमें ज़्यादा बिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात हो रही थी, तो वो कहाँ गए? तो मैं समझता हूँ कि पहले उस वक्त बराबर होंगे कि जब वो चीज़ भी होगी। आमिर ज़िया साहब, माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ। बात ये नहीं है कि घड़ी बेची या घड़ी खरीदी या घड़ी ली, मामला ये था कि एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए उन्होंने अपने असासों में। मैं यही अर्ज करूं कि देखिए बदनवानी थी ना, हमने तस्लीम है कि उसकी नौयत पे मेरिट पे नहीं जा रहा, वो ज़ाहिर अदालत ने फैसला किया, हम उस पर बहस नहीं कर रहे। बात हुई बदनवानी, उसका जो आसान लफ्ज होगा वो बदनवानी होगा। वैसी बदनवानी होगी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वैसी बदनवानी होगा जैसे एवनफील्ड हुआ, वैसी बदनवानी होगी जैसे BMW होगी, मर्सिडीज होगी। तो अब वो उसकी मजीद तशरीहात हो सकती है जो हमारे वकील साहब अच्छी करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग तो कहेंगे भाई वहां पे भी तो केसेस हैं, उन केसेस का इंसाफ क्यों नहीं हुआ? ये क्या हुआ कि एक शख्स एक दिन मुतबर था, फिर गैर मुतबर हो गया, समझ में आ गया, लेकिन जो गैर मुतबर थे वो मुतबर कैसे होगा? और कल को क्या होगा ऐसा कि दोबारा जो गैर मुतबर है फिर मुतबर हो जाएगा? वो भी पाकिस्तान की तारीख की सुनहरी या तारीख रिवायत है। तो बहुत सारे सवालात हैं इस पूरे सिलसिले के बाद, और मेरे ख्याल में अभी तो एक तवील कानूनी जंग की तरफ जाएगी PTI। और उसमें एक और मैं उसमें जाते जाते जुमला ये कह दूं कि जो मेरी कुछ वकील हज़रात से बात हुई, ज़ाहिर है कुछ लोग कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त केस है, ओपन एंड शट केस है, हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। बात की राय ये है कि जनाब इसमें जिस भी केस में 5 साल से कम अगर सज़ा होती है, जैसे इसमें 3 बरस की है, तो उस पर स्टे मिल जाता है, उसको एकदम वो कर दी, सस्पेंशन हो जाती है। तो मोस्ट लाइकली हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगी अगर कहते हैं ना कि लॉ को अपना ड्यू कोर्स पूरा करने दिया गया। अभी आप मरियम औरंगजेब साहिबा को सुन नहीं रहे थे कि अभी तो 190 पाउंड का भी मामला है, अभी साइफर का भी मामला है, अभी कादिर ट्रस्ट का भी मामला है, अभी फला का भी है। मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा आमिर इलियास साहब, अभी तो कुछ सवाल तो मेरे भी हैं, लेकिन जिस तरह से सवालात आमिर ज़िया साहब ने भी उठाए हैं, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहें कि तोशा खाना केस पे ऐसे डिक्लेयर नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, जो करप्ट प्रैक्टिस भी की होगी, बदनवानी भी की होगी, बेईमानी भी की होगी, चोरी भी डाला होगा, डाका भी डाला होगा, लेकिन फिर सवाल ये हो रहा है कि तोशा खाना में तो बहुत सारी चोरियां हुई हैं, बहुत सारे डाके डाले हैं, बहुत सारी बदनवानियां हो रही हैं, तो दूसरे केसेस छोड़ के ये पिक एंड चूज वाला मामला जो है ये मुनासिब है, या बस सोच लिया था कि करना है तो बस करना है, जैसे नवाज शरीफ साहब को पनामा में करना था तो बस करना था, मकाफात अमल ही है?
आपने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारों के खुद जवाबात दे दिए। आमिर ज़िया साहब के साथ एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए, क्योंकि उन्होंने वो बयानिया बयान किया जो पीटीआई के वकील अदालत में कर रहे थे कि वो केस के मेरिट पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, वो सियासत पे गुफ्तगू के जी देखें ये क्या है, फलाना है, ये BMW नहीं छेड़ी। भाई आपके पास सरतापा चेयरमैन नैब था जिसे आपने ब्लैकमेल किया, और आपके दौरे हुकूमत के DGFIA ने उस वक्त जब आप वजीर आजम थे चौक में खड़े होकर कहा कि मुझे कहा गया है कि देखो उसको शहजाद अकबर डील कर लेता है और तुम एक ख्वाजा आसिफ पे केस नहीं बना रहे। कोई तरदीद नहीं हुई इसकी आज तक, जहन में रखिएगा। आजम खान साहब थे, ये थे, शहजाद अकबर थे। शहजाद अकबर तो हर चीज जो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उनसे भी पीछे हट गए हैं। लिहाजा जो बात है ना असल वो है मेरिट की। आप ये देखें कि नवाज शरीफ और जरदारी और इन सबको क्या बनाया गया था, बाकायदा तज्जिया निगारों की फोर्स आज कहती है हमें बताया गया था। उन्होंने कभी खुद नहीं तहकीक की, उन्होंने ये कहा हमें बताया जाता था कि ये चोर और डकैत है और हमने वो बयानिया बनाया। आज वो तज्जिया निगार बहुत अच्छे होंगे जो नवाज शरीफ की उस वक्त की सजा को कहते थे कि ये गलत है, यहाँ एक्सपीडी ट्रायल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उसकी मॉनिटरिंग की है और हाई कोर्ट को अंडरमाइन किया है। अदरवाइज तो हाई कोर्ट को खुद एक्शन लेना चाहिए था कि ये काम हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, उनका आईनी फर्ज है कि वो अपनी अदालतों को देखें। लेकिन यहाँ फर्ज ये बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे, डे बाय डे चेक करेंगे, कितने दिन इजाजत देनी है वो देंगे और जज बशीर साहब से सजा दिलवाएंगे। वो लोग जो उस वक्त ये कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है और आज वो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने तय खानों में जाके दफ्तरों में बैठ के नोट्स बनाए और तकरीरें की और बयानियां किया, उनसे मुझे बहुत इख्तलाफ है कि उनका तो ये हक नहीं बनता। उन्हें तो चाहिए कि अब कहें कि जी बिल्कुल ठीक हुआ, मकाफात अमल हुआ, ये जनाब बराबरी का हक दे दिया गया। कानून क्या कहता है? मेरा नाम मौजूद है तोशाखाना की घड़ी में, नादिया साहिबा मैं अपना नाम ले रहा हूं, मुझे कानून के मुताबिक बतौर जर्नलिस्ट में विजिट पे गया, घड़ी मिली, उसके जो जितने भी परसेंटेज थी हमने दी। खान साहब का बयानिया क्या था कि जी मैंने 50% कर दिया और मैंने और उस पर खरीदी हैं। जवाब क्या आया कि 20% दी, रिलैक्स किए रूल्स। ये जो आला और अरफा को हमालिया की इखलाकी बुलंदी का केस था ना, असल इशू उस शख्स का था, ये चोर और डकैतों का नहीं था। BMW और मर्सिडीज क्यों नहीं इन्होंने छेड़ी? क्योंकि चोरी कर रहे थे ना खुद भी। उनकी अगर चोरियां थी तो केस बनाते ना। कौन सी दुनिया है जो इन्होंने केसेस नहीं बनाए शरीफ और जरदारी पे? एक मिनट, मैं कह रहा हूं ये कह रहे थे तो ये केस बनाते। क्योंकि वो जो बात कही जाती है ना कि खान साहब जिस चीज की एक वक्त में तलकीन कर रहे होते थे एन उसके उलट खुद कर रहे होते थे। ये सारे वही धंधे हैं पर गंदे हैं और सारे उसके अंदर हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। इशू ये है कि आप आए थे कौम की तरबियत करने के, मैंने झूठ नहीं बोलना, हलफ लिया था, 7 नुकात में हम सच बोलेंगे। ये आपके गले पड़ गया। मकाफात अमल ये है कि आपने जिनको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब थोड़ा सा टाइम देने में वापस आऊंगी आपकी तरफ। छोटी सी बात मैं वापस आऊंगी, आबिद जुबैरी साहब से भी बात कर लूं क्योंकि फिर ब्रेक लेना है। सर माजरत, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। आबिद जुबैरी साहब जी, अब मामला ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में इनकी गिरफ्तारी को चैलेंज भी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी हमारा तो केस मुकम्मल तौर पे सुना ही नहीं गया और जो है वो गवाहान भी नहीं सुना गया। अब अगला लाएअमल क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या बचे हैं इस वक्त? और इस केस की मेरिट पे अगर आप कुछ कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हो सकती है जी, फैसला आ गया, बात हो सकती है। बात यह है कि देखिए मेरिट्स पे तो इसको अभी इसको तो चैलेंज करना चाहिए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये डिस्ट्रिक्ट अदालत है, और उसके बाद नेचुरली सुप्रीम कोर्ट उसकी नेक्स्ट होगी। और सही कह रहे थे आमिर साहब के जिस फैसला 7 साल से उससे कम उसकी सज़ा होती है तो वो उसके अंदर वो सस्पेंड भी कर सकती है सेंटेंस को। कन्विक्शन तो रहेगी जब तक अपील का फैसला नहीं होता, लेकिन सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होकर बेल मिल सकती है, आप जेल से बाहर आ सकते हैं। तो अब ये देखना होगा हाई कोर्ट में केस कब लगता है, उस पर क्या बुकला आर्ग्यू करते हैं कि जी नेचुरली 7 साल से कम सजा है, 3 साल मैक्सिमम सजा जो उनको दे दी गई है सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत। तो हैंस इस पे वो, और ये डिस डिक्लेरेशन का केस है जिसके अंदर अभी साबित होना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जिस उजलत के साथ इस केस का फैसला किया है उस पर हैरानगी हुई है। आपको याद होगा एक जज साहब, दूसरे जज साहब जो सुन रहे थे, उनको अप्रैल में बदल के इस केस को इनकी अदालत में ले आया गया। और फिर देखिए इनके जो मेन इश्यू था, अभी जो बात हो रही थी कि वो मर्सिडीज की और BMW की, देखिए इसमें आपको याद होना चाहिए इसमें कंप्लेनेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां भी कंप्लेनेंट बन सकता था, उन्होंने नहीं किया। तो अब ये बात करना कि इमरान खान ने नहीं की, उसने दाखिल नहीं किया या इलेक्ट कंप्लेनेंट, यही इशू एक लीगल पॉइंट है इस केस में। देखिए मेरिट्स की बात तो बाद में आएगी, पहले बात कल भी हाई कोर्ट ने जो रिमांड किया था इसी ग्राउंड पे किया था कि पहले आप ये फैसला करें कि आपका जुरिसडिक्शन है इसकी या नहीं, और फिर आप मेरिट पे उसका जो फैसला है। लेकिन ये कहा हाई कोर्ट ने कहा था कि जी आप उनके बुकला को सुने बगैर ये फैसला कर दें। आप 2 घंटे 3 घंटे आपने कहा कि उनके पहुंचे नहीं ना, नहीं आबिद जुबैर साहब बुकला पहुंचे नहीं, उन्होंने कहा था कि सुबह 8:30 बजे पहुंच जाए वरना मैं फैसला दे दूंगा, बुकला पहुंचे नहीं। ऐसे नहीं होते, देखिए नादिया इस तरह फैसले नहीं होते। वो एक वकील है, सीनियर वकील थे जिनको आर्ग्यू करना था, उससे पहले तो अगले एक दिन पहले अपेयर हो रहे थे ना उनके सामने, वो किसी और कोर्ट में बिजी थे या नहीं थे। एक उनकी तरफ से दरखास्त आई कि जी इसको हम आप इसको कीप असाइड कर दीजिए, हमारे वकील आ जाएंगे उसको आर्ग्यू करें। आपने एक हतमी फैसला कर दिया। बात यह है आपको जल्दी क्या थी, चले वकील नहीं पहुंचा, आप एक सजा देने जा रहे हैं, आपको फिर भी सुन के फैसला करना था। देखिए ये ग्राउंड अगर मेरिट पे भी केस सही है, लेकिन इस ग्राउंड पे इस केस में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपने फेयर ट्रायल नहीं दिया। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अगर नहीं होता आप मंडे को रख लेते, उनको एक चांस दे देते कि जी आप नहीं है वरना मैं आपके खिलाफ। लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बात और भी कही जा रही है, एक और इम्पोर्टेंट नादिया, एक बात और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो एक एप्लीकेशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने फैसला नहीं किया कल। वो ये था कि इनको इनके सफाई के शहादतें लाने का मौका नहीं दिया गया, उस पर भी पेंडिंग है कि जी इनकी विटनेस को गवाह को जी, तो वो विटनेसेस को अभी आना था। अब वो फैसला वो भी तो इशू अभी डिसाइड अप तो नेचुरल इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा क्योंकि आज उन्होंने फैसला सुना दिया और सुना था ये जज साहब कल से छुट्टी पे भी चले जाएंगे। तो अब सुनने में आ रही है बातें जो हम टीवी पे सुन रहे हैं, असल हुमायूं दिलावर साहब छुट्टी पे जा रहे हैं कल से, मुझे सुना है, लोग कह रहे थे, मुझे टीवी चैनल्स में मैं सुन रहा था, लेकिन पता ही तो कल ही पता लगेगा वो जा रहे हैं नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मकसद था आप केस का फैसला करें, ये आपका हक है, इंसाफ के साथ फैसला करें, उस दोनों पार्टियों को सुन के करें। आप समझते हैं आप केस बनता है आप बेशक उस पर सजा दें, लेकिन मैक्सिमम सजा देना और बगैर सुनवाई के आपने सजा दी और बगैर अपने जुरिसडिक्शन का, और उन 2 ऑर्डर्स पे आपने वही फैसला किया जो हाई कोर्ट ने रिमांड किया था आपको वापस। जी बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आप बात पे करेंगे। लेकिन अहम चीज ये है कि सबको पता था कि ये होने जा रहा है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ये बात तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि ये होने जा रहा है। और जब अदालती फैसले माजरत के साथ उसी तरह से एग्जैक्टली हों जो कि पाकिस्तान की पूरी अवाम इस बात को पर मुत्तफिक हो, वो जानती हो कि ऐसा होने जा रहा है और ऐसा ही हो जाए, तो फिर सवालात उठ जाते हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जरा मुश्तरका मुफादात काउंसिल में यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो आज फैसले हुए, यानी मजीद हम आइन इस वक्त देखा जाए तो प्रैक्टिकली पैरालाइज आधा हो चुका है, आधा उसको करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट है, प्रोलॉन्ग कर चुकी है, महीने महीने चली जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह से आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में यही सूरत हाल होगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद के। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं ज़रा उनसे 2 मिनट बाद की तरफ वापस आती हूँ क्योंकि MQM का सबसे बड़ा इशू यही था, वो बारहा इस बात को दोहरा रही थी कि हम इस गिनती को भी नहीं मानते, हम इस कैलकुलेशन को नहीं मानते, हम इस जाली मरदमशुमारी को नहीं मानते, और जो नए इंतखाबात हों वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही हो। ऐसे ही था मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल है जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, अब ये बताएं, इस वक्त मुझे बताएं कि वो आपका मुतालबा जो कराची को पूरा गिने वाला था, उसके बगैर इस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकते, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो आपका मुतालबा पूरा हो गया? अभी कितना गिरा गया कराची को? देखिए अभी जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, हम मुतमईन नहीं है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो नंबर जो आ रहे हैं उस हिसाब से हम जेव सिंध की आबादी का 37% जो है वो हम हैं, विच इज 33% से 37% अगर हमारी नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपकी डिमांड 3 करोड़ थी, अभी कितना नंबर आया, क्या गिना गया है कराची में? अभी डिमांड 3 करोड़ की थी, जो है वो हम बोल रहे थे, मेरी डिमांड नहीं थी 3 करोड़ की, आसिफ अली जरदारी 3 करोड़ बोलते हैं, चीफ जस्टिस 3 करोड़ बोलते हैं, सारा पाकिस्तान 3 करोड़ बोलता है। हमारी डिमांड सबको सही गिनने की थी, जो जहाँ है उसको वैसे गिने। और अल्लाह का शुक्र है कि जो परसेंटेज है सिंध अर्बनाइजेशन के हवाले से, उस हवाले से हम जो है वो बहुत कामयाब है। हम इस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जद्दोजहद की वजह से। जब 7 अप्रैल को 1,35,00,000 पर यह आबादी क्लोज कर रहे थे, 98% मरदमशुमारी हो गई थी। अब अगर हमारे पास ये इतलात आ रही है कि
5 लाख है अगर ये आबादी, और 7 अप्रैल से लेकर अब तक डेट खत्म होने के बाद तो 70 लाख लोग बाजियाब हुए हैं, 70 लाख। तो ये जो है कोई छोटी कामयाबी नहीं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अब कराची को ये आबादी 2 करोड़ 5 लाख है इन पेपर्स एटलीस्ट, ठीक है? हमारे पास अभी तक हमारे पास अभी डिटेल्स नहीं आई, तो हमें आत्मी तौर पर मैं आपके साथ अभी नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास है नहीं नंबर, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात आ रही है गैर मुसद्दिका, उस हिसाब से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये आप कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये है कि आपकी एक बड़ी कामयाबी है। अब मुझे ये बताएगा कि इसके असरात आने वाले वक्त में मुरतब होंगे। इलेक्शन अब वक्त पे नहीं होंगे, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, तो इससे भी आप मुतमईन हैं कि गैर आइनी इक़दाम होते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, जो है वो आप क्यों, हम तो गैर आइनी इक़दाम की बात नहीं कर रहे, अभी तो 3.25 महीने हैं, और अगर इतनी सारी मरदमशुमारी की 1 साल की एक्सरसाइज करने के बाद, उसकी एक्सटेंशन को एग्जॉस्ट करने के बाद, उसके ऑडिट को करने के बाद, और अभी भी उसके बाद उसका प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद, और जो कि हल्का बंदियां 2017 में गलत हुई हुई है, मरदमशुमारी गलत हुई हुई है, उसके बाद भी अगर आप कहें सिर्फ इलेक्शन कराना ही आपके लिए जो आईनी और कानूनी बात है, भले जैसे भी हो जाए, तो वो तो इलेक्शन आपने 2018 में भी कराए थे आरटीएस सिस्टम बंद करके, तो बड़ा अमेरिका के बराबर हो गया है पाकिस्तान, और चीन की इकोनॉमी का मुकाबला कर रहा है, तो बेड़ा गर्क तो कर लिया आपने इलेक्शन करा के। तो भाई इलेक्शन सिर्फ नहीं होने चाहिए, साफ और शफाफ, और जिस पर सबको एतबार हो। जब ये आप इतनी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है 4 महीनों में हल्काबंदियां करेगा, तो भाई अगर 8 घंटे की ड्यूटी पे 4 महीने करेंगे, तो 24 घंटे इमरजेंसी लगाएं। नहीं सर, नहीं मुस्तफा कमाल साहब, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन अब इस साल नहीं होंगे, अगले साल होंगे, जो 90 दिन के बाद भी 2.5 से 3 महीना दरकार है, ये बात हो चुकी है। उनसे बात करें, उनसे हम अपनी बात कर रहे हैं कि आज भी इलेक्शन टाइम पे हो सकते हैं। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अभी 3.25 महीने बाकी हैं, अगर 10-15 दिन का कोई फर्क आता है तो कोई बड़ा वैसे मुस्तफा कमाल साहब, मैं इससे हटके, हम हमेशा जब आपसे बात होती है सर, आप हमेशा 2018 के इलेक्शन को कोट करते हैं कि वो गलत हुए थे, वो आरटीएस के सिस्टम। पाकिस्तान के कोई एक इलेक्शन आप बता सकते हैं जो फ्री एंड फेयर हुए हो? हाँ, कम खराब होने चाहिए। ओके, जितने खराब जो है वो 2018 में हुए, उतने खराब तो कभी भी नहीं हुए ना। तो हम अब भी नहीं कह रहे कि 2023 वाले इलेक्शन जो है वो बिल्कुल 100% शफाफ हो जाएंगे, लेकिन शफाफियत ज्यादा होनी चाहिए और गैर शफाफियत उसमें कम होनी चाहिए। आखिरी सवाल, जो वसाइल की कमी की आप बात करते थे कि जब आप एनएफसी अवार्ड की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान, कराची की आबादी अगर 3 करोड़ सब क्लेम करते हैं बकौल आपके, और गिरा उसको 2 करोड़ 5 लाख है, तो यहाँ पर नुकसान नहीं है, यहाँ पर मामला खराब नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो है वो सिंध की जो अर्बनाइजेशन हो रही है, ये वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हमें रूरलाइजेशन के ऊपर ले गई थी ना। वो तो 8-7 अप्रैल को जब ये क्लोज कर रहे थे तो उन्होंने 30% कराची की आबादी रखी थी और 70% जो है वो उन्होंने कहा कि जो है वो गाँव गोठों की आबादी है। अभी जो है वो सिर्फ 37% जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, ऑल्दो कि हम इस पर मुतमईन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि जेन्युइन है और हमने बाजियाब कराए लोग कि वो 37% जो है वो कराची है, और हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर, खास, नवाबशाह मिलाकर डेफिनेटली ये 50 क्रॉस करेगा। ये बहुत बड़ा सर, आप इसमें बेशक आपका कामयाबी होगी। मेरा पॉइंट ये है कि अभी भी वसाइल की तकसीम सही नहीं होगी। आ रहा हूँ ना, उस पर मैं ये आ रहा हूँ कि जब इसके ऊपर जब अभी हल्का बंदियां होंगी तो ये सीटें बढ़ेंगी, अर्बन सेंटर की सीटें बढ़ेंगी। अर्बन सेंटर की जब सीटें बढ़ेंगी, जब आपका जो है वो सीटें भी नहीं बढ़ेंगी, ये बात भी हो गई है कि कोई सीटों में फर्क नहीं लेकर आएंगे। वो आप बात कर रहे हैं अगली हुकूमत जब आएगी तब वो नहीं नादिया बीबी, ऐसा है कि जो वो बात करें सीटें नहीं बढ़ेंगी, वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस की बात, लेकिन विद इन दी प्रोविंस तो सीटें जो है एडजस्ट होंगी ना। अच्छा। अगर सिंध की 61 सीटें हैं तो उन 61 सीटों में जहां जहां आबादी बढ़ी कम हुई, उसी विद इन द सिटी, विद इन दी प्रोविंशियल बाउंड्री वो सीटें एडजस्ट होंगी। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब। अच्छा, अब आमिर ज़िया साहब, इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, आईनी बहरान है, आइन की वायलेशन है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम फ्री एंड फेयर हो जाए। डू यू बाय दिस आर्ग्यूमेंट? मेरे ख्याल में अंदेशे बहुत ज़्यादा हैं, वसवसे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए 19 माह के बाद काउंसिल ऑफ ये जो है ना कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, उस इजलास में 2 जो वज़राए आला हैं वो गैर मुंतखब हैं। ठीक है, जब अचानक जो है वो कहते हैं बिल्ली थैले से निकाली जाती है कि जनाब हम नई सेंसस के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत जो इंतखाबात हमें कराने हैं। उसमें जो मेरी इतलात हैं, बल्कि इतलात क्या मैं आपको कोट करता हूँ, मेरी सेनेटर ताज हैदर साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे,
लेकिन हम लोग मजबूर ये हुए कि 4 वोट जो थे मतलब एक तरफ हो गए थे और वो एक सिंगल था, तो हमने सिर्फ इस शर्त के ऊपर वोट दिया है कि जी ठीक है, मंजूर किया कि इंतखाबात वक्त पर हों। उस पर मैंने उनसे यही अर्ज किया जो आप बात करी थी कि भाई कैसे होंगे, वो तो कहते हैं हमें ज़्यादा दिन चाहिए, ईसीपी कहती है कि हमें इतने महीने चाहिए, तो उनका बकौल कि जी अगर मेरा ऑफिस को आप ये इख्तियार दें तो मैं आपको जो है 90 रोज़ से पहले नई हल्का बंदियाँ कर दूंगा, ये उनका दावा है। लेकिन मेरा कहना ये कि जनाब एक टेढ़ापन आ गया है और कई पार्टीज़ को, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध का एक शिकायत थी कि उसकी आबादी को मजमूई तौर पर 3 करोड़ अफराद कम गिना गया है, वो देही और शहरी सिंध को मिला के, जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है। और मेरे ख्याल में अब देखें कि उसके ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब, अब मामला ये है कि या तो आप आइन को देख लें या आप दीगर चीज़ों को देख लें, तो प्रायोरिटी डिपेंड करता है कि आपकी तरजीहात क्या हैं। अब तरजीहात ये हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, चाहे इलेक्शन आगे हो जाए, और ये इंप्रेशन कभी हो कभी नहीं हो, खुद हुकूमत वाले कहते थे नहीं हो, और ये पहली दफ़ा तो हमने एग्जाम्पल देखी नहीं है। इसीलिए हम बात ये करते थे कि भाम है, इलेक्शन में भाम है, होगा कि नहीं होगा, और अब बिल्ली मुकम्मल तौर पर थैले से बाहर आ गई है कि आगे चले जाएंगे। तो यानी हम आईनी बुहरान में फंसते नहीं चले जा रहे हैं आपकी नज़र में? बस मैं आता हूँ मरदमशुमारी के, लेकिन पिछले जुबैरी साहब ने भी बात की, एक छोटा सा जवाब दे लूं जो मैं उस वक्त करना चाह रहा था। देखें, इलेक्शन कमीशन ने खुद कोई फैसला नहीं दिया, जैसे वो तासुर उनकी गुफ्तगू से मुझे मिला कि ये स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस आया था, तब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, भिजवा देती पीटीआई सबके खिलाफ रेफरेंस, किसी ने नहीं रोका। वो तो इतने सारे केस बनाए थे, ये भी बना देते, कोई इशू नहीं था। और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, इन लोगों को उस वक्त सजाएं हुई, ये साबिक वजीर आजम है, ये एक साथ भी नहीं बैठे हुए, और उनको अकामा की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। यहाँ पे सारी बात वही है कि जिसमें उसको सजा हुई नवाज शरीफ को, सेम आपने एसेट्स छुपाए और मान भी लिए कि हाँ जी हमने 3 साल बाद दे दिए, बस इतनी सी बात। अब मरदमशुमारी पे आए। मरदमशुमारी पे मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि ये 9 मई जो इमरान खान साहब ने किया, ये शहबाज शरीफ साहब ने सियासी जमातों के साथ किया है, आज मरदमशुमारी वाला काम करके। एग्जैक्टली ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है, क्योंकि ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आमिर ज़िया साहब आपसे भी इस हवाले से बात करूंगी, क्योंकि अब मामला जो है वो जब तक ये निगरां हुकूमत है, अगर 9 को वो कह रहे हैं कि हम इसको डिसॉल्व कर देंगे, तो उसके बाद मामला इन तमाम सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मेरे ख्याल है मुशावरत में इतनी ताखीर भी हो रही है कि कौन होगा, सियासतदान होगा कि कोई माशी माहिर होगा। अगर इनके हाथ से मामला निकल जाएगा, फिर यू नेवर नो कि इलेक्शन जो है वो 7 माह में होते हैं, 10 माह में होते हैं, 2 साल में होते हैं नहीं होते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कंसेंसस कैसे है कि क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वैसे तो आने वाले वक्तों में एक और बॉम्बशेल की तैयारी कर लें हम, सियासत से हटके भी। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से इजाफा आबादी में हो रहा है, मैं हैरान हूँ कि एक तरफ गुर्बत, एक तरफ परेशानियाँ, एक तरफ टेंशन, महंगाई एंड एवरीथिंग, और दूसरी तरफ आबादी में इस हर साल तकरीबन 2.5% इजाफा हो रहा है। अगर 2017 की हम सेंसस की बात करें तो उसमें पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ 76 लाख थी, और इस पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख है। तो मेरा ख्याल है कि जरा सियासत से हटके अब इन मामला पर भी गौर ख्वास होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब इंटरनल सेटअप इतना लंबा होगा तो ये मामला जरा उस पर एड्रेस शायद हो जाए, किसी की अगर प्रायोरिटी हो। जी आमिर ज़िया साहब, अब सियासतदान ये जानते हैं कि अगले 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 6 महीने भी हो सकते हैं, 7 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने हाथ पैर कटाए चले जा रहे हैं, वजह क्या है? जनाब अच्छा, अगर मुझे आप इजाज़त दें मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। एक छोटा सा पहले सेगमेंट में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी। आमिर इलियास राना साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं, जिसका आप अभी मुजाहरा देख चुकी हैं। सिर्फ एक गुजारिश ये करनी थी कि उन्होंने ये कहा कि जी मैंने वही आर्गूमेंट दिए कि जो इमरान खान के वकला जो हैं वो उनके हक़ में देते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कोई इमरान खान का दिफा नहीं किया था, बतौर एक पाकिस्तानी मैंने 2-4 सवाल उठाए थे। मैंने ये कहा था कि 16 ने आपने सही बिल्कुल सज़ा दी, लेकिन उन मतलब केसेस का क्या हुआ जो उससे कहीं बड़े थे, और वो चाहे तोशा खाना क्यों चाहे दीगर हो, उनका भी कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था कि चीज़ों को ज़रा सा मतलब है कि फैला दिया जाए। लेकिन तो खैर वो हमारे दोस्तों को नहीं, राना साहब, आमिर इलियास राना साहब का कहना यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो भी एक रेफरेंस भेज देती।
इन्होंने रेफरेंस भेजा था स्पीकर ने। वो पीटीआई जाने, उनका काम जाने, वो मुझे मत कहे ना। वो हमारे दोस्त हैं। जब भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों को ज्यादती की इजाजत होती है, तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, मुझे मजा आया इन्होंने ये जुमला कहा। मेरा अर्जी करने को पीटीआई वालों से बात करें, मैं तो पीटीआई की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी और सहाफी के जो दीगर करप्शन के केसेस हैं उनको भी उठाया जाए। अब आते हैं जी कि सियासतदान अपने हाथ पैर क्यों कटवा रहे हैं। भाई एक तो मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी किस्म की इस वक्त जो है ना, कोई भी इस वक्त जो है निगरान वजीर आजम आ जाए, वो वही करेगा जो उसको करना है, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल तय हो चुका है। अच्छा, उसमें मतलब है कि जितने बाइख्तियार हमारे सियासतदान आज हैं, इंशाल्लाह कल भी वो उतने ही बाइख्तियार होंगे। हमें उनके इख्तियार के मुताबिक कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा कहते हैं राजी खुशी होकर इस इख्तियार के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में हम लोग बहुत वो समझते हैं कि ये लोग अपनी कोई सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं कोई जमहूरियत से लगाव है, अवाम से लगाव है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट ने जो भी आखिरी दिनों में कारनामे अंजाम दिए हैं, अब तो खैर उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का एक बिल भी लेकर आ गए, डर लगता है बात करते हुए। लेकिन दुनिया में कहाँ होता है कि कानून साजी जैसा संजीदा अमल जो है उसको इन्होंने मजाक बना दिया कि ना उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ना बिल का जायजा लिया जा रहा है। खुद रूलिंग जो अलायंस है उसके लोग मुखालफत कर रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि इन्होंने कितना पार्लियामेंट को बेतौकीर किया। आमिर इलियास राना साहब, जानते बूझते हुकूमत के लोग अपने हाथ पैर कटवा रहे हैं उसके, और फिर ये जो माइंडसेट है ये मेरा ख्याल है पहले ही आश्कारा हो गया था। उनकी इंटेंशंस हमें पता चल गई थी जब उन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की एक तरमीम मंजूर की थी। तो इसकी जब ये मंजूरी हुई जिसमें बाकायदा तौर पर कि हंगामी नौयत के मामला को देखने का भी इख्तियार होगा, रोजमर्रा के साथ साथ बिल जो इख्तियारात निगरान हुकूमत को देता है, इसमें निजकारी कमीशन एक्ट, इंटर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन एक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट के तहत चलने वाले मंसूबे शामिल होंगे। मतलब वो ये सारी चीज़ें कर सकेंगे जो डे टू डे अफेयर से अलग है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये खिचड़ी पक चुकी थी और सिर्फ इसका इजहार जो है वो अब ये यू टर्न लेके किया है कि नई मरदमशुमारी में हो। देखें, आमिर जिया साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की। उनका हक है कि वो अपनी राय का इजहार करें, और मुझे भी मजा आया क्योंकि वो मैंने मुमासलत तलाश की थी उसमें कि चूंकि उन्होंने पीटीआई ने मेरिट पे केस नहीं लड़ा था अपना, उन्होंने एक दिन भी दलाइल ख्वाजा हारिस ने नहीं दिए कि केस क्या है। क्योंकि देखे ना, जिस तरह वो आपने चूंकि फिक्रा कह दिया कि पनामा में कितने लोग थे, केस अकेले नवाज शरीफ का था। तोशा खाना में तो केस ही किसी का नहीं बना, बातें हो रही हैं, सिर्फ एक बना, वो आ गया, उसके ऊपर एक फैसला आ गया। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब आप जो सियासतदानों के हाथ पांव कटने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखें शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा जिस दिन 12 का मंसूबे का वो इफ्तिताह करने गए, वहां उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके कहा कि मुझे कहा जाता है और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, मैं ठीक हूँ। इसमें आप और खान साहब को जो साबिक वजीर आजम आज सजा याफ्ता हुए, उनमें कोई फर्क है? वो कहते थे इससे बड़ा जमहूरी जर्नैल मैंने नहीं देखा, जनरल बाजवा जैसा। तो आपको और हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम और आप जब बात करते हैं, और मैं खासतौर पे अपनी बात करूंगा कि जब मैं तवक्को का इजहार कर रहा था कुछ दिन से कि ये अपने हाथ पैरों कटवाएंगे, बम पे पांव मारेंगे खान साहब की तरह, जब ये मरदमशुमारी को ओके कर देंगे। मतलब पीपल्स पार्टी का ढकोसला कौन सा रह गया भाई? कल से हम ये ट्वीट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि भाई ये सीसीआई आ गई है ना, सब कुछ सामने आ जाएगा कि आप खड़े कहाँ हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करूंगी क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा और मुझे बहुत जरूरी है ये सवाल आपसे करना। ये जो निगरान वजीर आजम का मामला है, निगरान सेक्टर का मामला है, ये इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि जो खबरें हैं कि जी कोई चाहता है कि माहिर माशियात हो, कोई चाहता है सियासतदान हो, ये ऊँट किस करवट बैठेगा और कब बैठेगा? मुझे बताएं कि कौन सी चीज में अभाम है। आपने खुद डिटेल बताई कि कैसे निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाए गए, कोई चीज छुपी हुई रह गई है? सब चीजें तय हैं। ये आप और हम मीडिया पे बहस करते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजेंगे, यानी 9 अगस्त को सदर साहब का एक खत आ जाएगा कि 3 दिन है आपके पास वजीर आजम बनाने के लिए। यही आईनी पोजीशन है ना। यही जनवरी में चौधरी परवेज इलाही के साथ हुआ था, महमूद खान के साथ हुआ, जब उन्होंने तोड़ी, उनको खत आए कि जी 48 घंटे में टूट जाएगी। और सदर साहब का तो मुझे यकीन है वो आधे घंटे में तोड़ देंगे, वो बिल्कुल 48 घंटे गुजरने का इंतजार नहीं करेंगे। वैसे तो वो कराची में आज मौजूद है, बड़े सुकून के साथ वो कल चले गए और 2 दिन उन्होंने वहीं रहना है। उनके चेयरमैन को वो कहते ही चेयरमैन है, वहां पे सजा हो रही थी, उनको पता था, जाहिर है कि वो इस बात से साइड पे हो चुके हुए हैं। उन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। निगरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान में मेरे हिसाब किताब से तय हो चुका है, कोई इख्तलाफ नहीं है। कानूनी तौर पे शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने बैठना है, नाम आ जाएगा, तय करदा आएगा, इन्हीं का तय करदा आएगा, सियासतदान ही आएगा।
देखें, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सब एक मिलकर हुकूमत चल रही है ना, कोई अलग तो नहीं है ना, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से बाहर तो नहीं आई। जब मैं ये कहता हूं कि आप फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, सब चीजों को लेके चल रहे हैं, तो इकट्ठा लेके चले। अच्छा, ये कह रहे हैं इकट्ठा लेके चल रहे हैं, लेकिन आमिर जिया साहब, हमारे पास जो इत्तला थी कि कोई चाहता है कि कोई इकोनॉमिस्ट आए, लेकिन अब सियासी जमातें बज़िद नहीं, कोई सियासतदान ही आए। अब ये कुरा किसके नाम निकलता आप देख रहे हैं? मैं ये आमिर इलियास राना साहब की बात से बड़ी हद तक इत्तेफाक करूंगा कि चीज़ें जो हैं वो तय हो गई होंगी, और ज़ाहिर है कि उन लोगों का पलड़ा भारी होगा जिनके पास ज़्यादा इख्तियारात है, जिनके पास ज़्यादा ताकत है, और बाकी लोग जो होंगे वो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं वो एग्री करेंगे उस बात के ऊपर। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई भी निगरान वज़ीर आज़म आ जाए, कोई भी निगरान वज़ीर आला आ जाए, फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको एक टेम्पलेट दिया जाएगा कि भाई आपको इस पर अमल करना है। नामों में आप परेशान ना हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, काम वो वही करेगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या जो उसकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर जिया साहब, और इसके साथ साथ राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद ज़ुबैरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जिसकी बात हम करते थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो हमें इन्हीं सियासतदानों और इन्हीं हुक्मरानों की जानिब से बताया जाता था कि आप कैसी बातें करते हैं, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप क्यों कौम को गुमराह करते हैं और कौम को कन्फ्यूज़ करते हैं। तो जो आज हमें कहते थे वो खुद मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो अपना जहन बना चुके थे, और जिस तरह से बिल कौमी असम्बली में पास हुए हैं, जिस तरह से लेजिस्लेशन हुई है, जिस तरह से मुतनाज़ा लेजिस्लेशन हुई है, जिस तरह से निगरान सेटअप को एम्पावर किया गया है, तो अब बिल्ली थैले से मुकम्मल तौर पे बाहर आ गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल यही सारे लाइन से खड़े होंगे और रो रहे होंगे, और रोने के लिए उस वक्त उनके पास वो भी नहीं होगा, क्योंकि ना रोने का भी वो अपना कानून पास करा चुके हैं। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।